नमस्कार दोस्तों, हेलो एवरीवन। एक और वीडियो में आपका स्वागत है। हम लोग हिस्ट्री की एक डे वाइज सीरीज देख रहे हैं यूपी पीसीएस एग्जाम के लिए, साथ ही साथ में ये आपके आर ओ री एग्जाम के लिए भी है। हम लोग टॉप 500 एमसीक्यूज की प्रैक्टिस कर रहे हैं जो बिल्कुल लेटेस्ट ट्रेंड ऑफ पैटर्न के हिसाब से, और ये आपकी एग्जाम जो आने वाले हैं यूपी पीसीएस का और आर ओ का, उसमें काम बहुत आएगा। अगर आपने इस सीरीज की पुरानी वीडियोस नहीं देखी हैं तो एक बार उनको भी देख लीजिएगा। और अगर आप इन एग्जाम की फ्री में तैयारी करना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सारी वीडियोस को अच्छे से फॉलो करिएगा। चलिए हम लोग इस वीडियो को स्टार्ट भी करते हैं और देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। अब देखिए पहला क्वेश्चन जो है उसमें लाला लाजपत राय के बारे में बात हो रही है, ठीक है। अब देखिए इनके बारे में एक आध फैक्ट पहले समझ लीजिए। ये कहाँ से थे? ये थे आपके पंजाब क्षेत्र से, ठीक है। साथ ही साथ में इनको पंजाब का शेर भी बुलाया जाता था, लायन ऑफ पंजाब भी बोला जाता था। चलिए अब स्टेटमेंट भी देखते हैं इनके बारे में क्या दे रखा है। वह दयानंद सरस्वती के साथ एंग्लो वैदिक स्कूल के सह संस्थापक थे। ये चीज गलत है। का मतलब ये एंग्लो वैदिक स्कूल जो खुले हुए हैं उसका ये बोला जा रहा है, उसके को फाउंडर थे, ठीक है। तो ये चीज गलत है, वो को फाउंडर नहीं थे एंग्लो वैदिक स्कूल के, ठीक है। आगे देखते हैं। अगली स्टेटमेंट ये बोली जा रही है कि वो पंजाब नेशनल बैंक के संस्थापक या फाउंडर। ये बिल्कुल सही है, पंजाब नेशनल बैंक के संस्थापक थे। कौन? लाला लाजपत राय। आप लोग जैसे आजकल अपने आसपास पंजाब नेशनल बैंक देखते होंगे, जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, वैसे पीएनबी भी है, तो ये उसके संस्थापक रहे। तीसरी स्टेटमेंट बोली जा रही है कि वो कभी भी कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं थे। ये भी गलत है। कांग्रेस के अध्यक्ष वो एक बार रह चुके, कब? 1920 में। कब? कलकत्ता सेशन में, ठीक है। कलकत्ता के सेशन में वो अध्यक्ष थे। तो तीसरी स्टेटमेंट भी आपकी गलत हो जाती है। अब देखिए आगे ये देख लीजिए, ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। बोला ये जा रहा है उपरोक्त में से कौन सा कथन जो है गलत है। विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग लाला लाजपत राय आर इनकरेक्ट। इनकरेक्ट वाली पूछ रहा है, तो इनकरेक्ट कौन सी है? पहली वाली गलत है और तीसरी वाली गलत है। तो कौन सा सही आंसर हो जाएगा? वो होगा आपका बी वाला, 1 और 3, ठीक है। ये ध्यान रखिए। आगे चलते आगे देखते हैं। इसमें आपसे मैडम भिखाजी कामा के रिलेटेड स्टेटमेंट पूछी जा रही है। इनके बारे में एक फैक्ट जो है वो ध्यान रखिएगा। यही पहली इंडियन थी जिन्होंने विदेश में भारतीय फ्लैग को लहराया था। कहाँ पे लहराया था? जर्मनी में। ध्यान रखिए। अब आगे क्या बोला जा रहा है? इन्होंने पेरिस इंडिया सोसाइटी फाउंड करी, उसकी स्थापना करी है। बिल्कुल सही है। जब ये फ्रांस गई थी, फ्रांस में पेरिस में रुकी थी, तो पेरिस में जो भारतीय लोग थे, मतलब भारतीय लोग जो पेरिस में रह रहे थे, उनको मिला के एक सोसाइटी बनाई गई जिसका उद्देश्य ये था कि भारत की आज़ादी दिलवानी है, ठीक है। ध्यान रखिए। फिर अगली स्टेटमेंट है कि वो इंडियन होम रूल सोसाइटी की सेक्रेटरी जनरल थी। इंडियन होम रूल सोसाइटी के महासचिव थी। ये गलत है, ठीक है। वो ये नहीं थी, सेक्रेटरी जनरल नहीं थी इंडियन होम रूल सोसाइटी की। कौन सा करेक्ट है? पहले वाला करेक्ट आंसर ही पूछ रहा है, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? वो होगा आपका ए वाला, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं क्या बोला जा रहा है। इसमें ये बोला जा रहा है ब्रिटिश गवर्नमेंट वो सप्रेसिंग द स्प्रेड ऑफ एजुकेशन। देखिए ये बात ये हो रही है कि 1857 की क्रांति के बाद में जो ब्रिटिश सरकार थी, उन्होंने शिक्षा पे ध्यान नहीं दिया, शिक्षा को ज्यादा प्रचार नहीं करा, ना ही उसका प्रसार करा। साथ ही साथ में टेक्निकल एजुकेशन को भी सप्रेस करा, जो आपकी तकनीकी शिक्षा थी, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट जो है आपकी वाकई सही है। 1857 के बाद में अंग्रेजों ने ना ही ज्यादा शिक्षा पे काम किया, ना ही तकनीकी शिक्षा। पहली स्टेटमेंट तो आपकी बिल्कुल सही हो गई, ठीक। आगे देखते हैं। इसमें आपकी मॉडरेट जो थे नरमपंथी, उनके बारे में बात हो रही है। नरमपंथियों का मानना था कि जनता को उपनिवेशिक सरकार के खिलाफ लड़ाई में शामिल होना पड़ेगा। ये गलत है, ठीक है। मॉडरेट को ये लगता था कि जनता को हमें शामिल नहीं करवाना, क्योंकि मॉडरेट्स जो थे वो खुद नहीं चाहते थे अंग्रेजों से आजादी, ठीक है। कौन चाहता था? एक्सट्रीमिस्ट जो थे, गर्मपंथी, वो चाहते थे कि हमें आजादी मिल जाए। तो मॉडरेट जब आजादी नहीं चाहते थे तो वो ये क्यों चाहेंगे कि जनता इन्वॉल्व हो? तो दूसरी स्टेटमेंट भी आपकी गलत है। तीसरी क्या बोला जा रहा है? नरमपंथियों को भरोसा था कि जनता आजादी जीतने के लिए आवश्यक अपार बलिदान करने में सक्षम है। ये भी गलत है, ठीक है। लेकिन जो मॉडरेट्स थे उनको ये लगता था कि हमारी जो इंडियन समाज था वो पहले ही इतना बटा हुआ था, धर्म के नाम पे बटा है, जाति के नाम पे बटा है, तो वो बलिदान देगा ही नहीं। मतलब ये समझिए कि वो इतने अभी सक्षम मानते ही नहीं थे जनता को। उनका ये कहना था पहले लोगों को एक करना पड़ेगा, फिर जाके उनको बलिदान की उनसे बात करेंगे। तो दूसरी भी गलत है, तीसरी स्टेटमेंट भी आपकी गलत हो गई। अब क्वेश्चन में पूछा क्या जा रहा है कि कौन सी स्टेटमेंट जो इनकरेक्ट है, कौन सी गलत है, फिर वही इनकरेक्ट वाली। दूसरी गलत है आपकी, तीसरी गलत है, तो करेक्ट आंसर कौन सा होगा? वो होगा आपका बी वाला, ठीक है। ध्यान रखिए, बी वाला जो है वो गलत होगा। आगे देखते हैं। अब इसमें देखिए ये क्वेश्चन जो है थोड़ा ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। इसमें क्रांतिकारी आंदोलनों, जो आंदोलन हुए थे, क्रांतिकारी रेवोल्यूशनरी मूवमेंट, उसके बारे में बात हो रही है। अब देखिए क्रांतिकारी जितनी भी गतिविधि थी, इसमें यह था कि जितने लोग थे भारतीय, वो कहते थे कि जो इस उसमें मानते थे, इस आइडियोलॉजी में, उनका ये कहना था सीधा हथियार उठाओ और जो दिखे अंग्रेजों में, अंग्रेज के चाहे अधिकारी दिखे चाहे जो दिखे, उसको
मार डालो, ठीक है, ये कहना था। चलिए हम पहली स्टेटमेंट देखते हैं क्या है। वे भ्रम में थे कि कुछ व्यक्तियों को मारकर वे देश को मुक्त कर सकते हैं। दे अनरियलिस्टिकली बिलीव दैट बाय किलिंग फ्यू इंडिविजुअल्स दे कुड फ्री द कंट्री। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। ये रेवोल्यूशनरी जो थे, क्रांतिकारी, उनकी सही आलोचना करी गई है, क्योंकि क्रांतिकारी लोगों को लगता था कि अंग्रेज लोग हैं, अंग्रेज लोग शासन कर रहे हैं, हम मान लीजिए उनका किसी अधिकारी को मार दें तो अंग्रेज लोग खुद देश छोड़कर चले जाएंगे। लेकिन ये इनकी बहुत बड़ी गलती थी। आप मान लीजिए किसी अधिकारी को मार देते ये लोग अंग्रेज के, अंग्रेज लोग क्या करते थे उसके बाद में और टाइट शासन करते थे, मतलब और ऐसी पॉलिसीज ले आते थे जिससे हमारे अधिकार जो दे रखे थे उसको भी छीन लेते। तो पहली तो इनका जो आलोचना थी वो बिल्कुल सही है। फिर क्या बोला जा रहा है, उन्होंने जनता को एकजुट करने के लिए काम किया और बड़े समूह में काम किया, ये गलत है, ठीक है। ये कभी भी वो लार्ज ग्रुप में काम ही नहीं करते थे, बहुत छोटे छोटे ग्रुप में काम करते थे, ना ही जनता को जोड़ने का कोई प्रयास किया। आगे देखते हैं क्या बोला जा रहा है। दे कुड नॉट रियलाइज दैट ऑल आर नॉट केपेबल ऑफ वायलेंस। वे महसूस नहीं कर सकते थे कि सभी हिंसा के लिए सक्षम नहीं है, ये बिल्कुल सही है, ठीक है। उनको ऐसा लगता था क्रांतिकारी लोगों को कि सब लोग जो है, अगर हम बोलेंगे हिंसा करने, सब लोग हिंसा करने चले जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं होता। कुछ लोग तब होता है कि वो परिवार वाले होते हैं, वो कहते हैं हमें हिंसा नहीं करनी है, हम सिर्फ अपना सड़क पे आके अपना अहिंसक, आप ये समझिए अनवायलेंट प्रोटेस्ट करने के लिए तैयार है, लेकिन हिंसा नहीं करेंगे। इनको ये लगता था सभी लोग हिंसा करेंगे। तीसरी वाली स्टेटमेंट भी सही है आपकी, इन लोगों को नहीं पता लग पाया कि सब लोग हिंसा नहीं करेंगे। अब क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन क्या बोला जा रहा था, इसमें से कौन सा इनकी आलोचना नहीं है, ठीक है, कौन सी आलोचना नहीं है। तो कौन सी वाली इनकी आलोचना नहीं है, वो है आपकी सेकंड वाली, ठीक है, सेकंड वाली। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, वो होगा आपका ए वाला, 2 ओनली। इसीलिए मैंने आपसे कहा था क्वेश्चन को आपको ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। इस क्वेश्चन में देखिए मिलिटेंट नेशनलिज्म की बात हो रही है, उग्रवादी राष्ट्रवाद के बारे में, जब एक्सट्रीमिस्ट लोग जो हैं वो कांग्रेस में उनका दबदबा बढ़ने लगा, ठीक है, 1905 के आसपास की बात है। अब बोले जरा कौन कौन से रीजन है उनके विकास के। पहला है ट्रेंड लीडरशिप, ठीक है, तो ये तो बात सही है, प्रशिक्षित नेतृत्व था इनके पास में। कौन कौन नेता थे, 3 नेता थे जो बहुत मेन है, वो आपके लाल बाल पाल को आपने नाम सुना हो, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल, ठीक है। तो ट्रेंड लीडरशिप तो थी इनके पास में। दूसरा क्या है, डिससैटिस्फैक्शन विद द अचीवमेंट एज वेल एज द मेथड ऑफ द मॉडरेट, ठीक है। जो आपके मॉडरेट थे, नरमपंथी, उनकी उपलब्धियों से ये नाराज थे, क्योंकि मॉडरेट लोग थे वो कभी भी अंग्रेजों से आजादी चाहते नहीं थे, और मॉडरेट लोग ने जिस जिस चीजों का प्रयास किया वो उनको अंग्रेजों ने दी भी नहीं, उतनी उपलब्धि दी भी नहीं, ठीक है। तो दूसरी स्टेटमेंट भी आपकी सही है। तीसरा क्या बोला जा रहा है, शिक्षा का, जब शिक्षा जैसे ही बढ़ी आपकी, तो जब शिक्षा बढ़ेगी, एजुकेशन मिलेगी, लोग क्या होंगे, लोग पढ़े लिखे होंगे। जब पढ़ लिख जाएंगे तो फिर वो जॉब मांगेंगे, लेकिन उस समय पे भी इतनी जॉब नहीं होती थी, तो बेरोजगारी की समस्या भी आपकी आएगी, ठीक। जैसे जैसे ही आप एजुकेटेड होगे तो आप क्या कहोगे कि देखो अंग्रेज लोग हमारे और अधिकार लेते जा रहे हैं, इंग्लैंड में अपनी जनता को सब अधिकार दे रखे हो, जब यहाँ पे शासन कर रहे हैं, यहाँ पे रूल कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम लोग से सारे राइट्स छीने ले रहे हैं। तो आपको जागरूकता भी आएगी, अवेयरनेस भी आएगी। तो तीसरी स्टेटमेंट जो है वो भी बिल्कुल सही। अब इसमें बोला जा रहा है कौन कौन से आपके रीजन हैं, देखिए पहला भी, दूसरा भी, तीसरा, तो करेक्ट आंसर क्या होगा, वो होगा आपका डी वाला। ये आगे देखते हैं। अब देखिए ये स्टेटमेंट में आपके बोला जा रहा है, ये बार मैं पढ़ देता हूं आपको। अगर ये कहा जा सकता है कि सुधारों का ये अध्याय प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से भारत में एक संसदीय प्रणाली की स्थापना का नेतृत्व करता है, तो मैं व्यक्ति के तौर पर मानता हूं इससे कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। ये स्टेटमेंट आपकी इंपॉर्टेंट है, किसने बोली, ये बोली आपकी लॉर्ड मॉडले ने। जब आपके मॉडलेमेंटो सुधार रिफॉर्म्स 1909 में लाए गए थे, तब इन्होंने बोला था। जो मॉडले थे वो क्या थे, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे, मतलब सचिव थे भारत के लिए, ठीक है, ये चीज ध्यान रखिए। आगे देखते हैं आगे क्या बात हो रही है। अब इसमें बोला जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द रीजन बिहाइंड डिक्लाइन ऑफ एक्सट्रीमिस्ट, ठीक है। जब आपके एक्सट्रीमिस्ट लोग का डिक्लाइन हुआ, उसके पीछे क्या क्या कारण थे, जब चरमपंथियों का आपका पतन होना शुरू हुआ, ठीक है। चरमपंथियों के पतन के कारण कौन कौन से, पहला बोला जा रहा है तिलक वॉज जज्ड गिल्टी एंड सेंटेंस टू 6 years। तिलक को दोषी माना गया और 6 साल की सजा सुनाई गई, ये बिल्कुल सही है, ठीक है। इनको 6 साल की सजा सुना दी गई थी, ठीक। और साथ ही साथ में इनको कहाँ भेज दिया गया था, जेल के लिए भेज दिया गया म्यांमार, जो भी हमारा पड़ोसी देश है ना म्यांमार, उस समय उसको बर्मा बोला जाता था, ठीक है, पहली भी सही है। दूसरी बोली जा रही है लाला लाजपत राय ने रिटायरमेंट ले ली, ठीक है, सेवानिवृत्ति ले ली आपकी राजनीति से, ये गलत है। इन्होंने रिटायरमेंट नहीं ली थी, ये कहाँ चले गए थे, विदेश चले गए थे, ठीक है। तो दूसरी वाली गलत है, अब्रॉड गए थे। तीसरा क्या बोला जा रहा है, औरोबिंदो लेफ्ट फॉर अब्रॉड, ये भी गलत है, क्योंकि औरोबिंदो घोष जो थे इन्होंने ले ली थी क्या, रिटायरमेंट। दूसरी और तीसरी स्टेटमेंट जो है उल्टी करके दे दी गई है, लेकिन दूसरी तीसरी दोनों गलत है। आगे क्या बोला जा रहा है,
एक्सट्रीमिस्ट वर नॉट एबल टू ऑर्गेनाइज एन इफेक्टिव अल्टरनेटिव पार्टी, ठीक है, मतलब और कोई आप समझिए कोई और वैकल्पिक पार्टी का इनके पास में कोई भी ये समझिए ऑप्शन नहीं था, क्योंकि इनको कांग्रेस से अलग हो गए थे ये लोग जब सूरत का आपका स्प्लिट हुआ था 1960 में, तो कोई और दूसरी पार्टी नहीं थी। तो आपका फोर्थ वाला है ये भी बिल्कुल क्या है, सही है, ठीक है, फोर्थ वाला सही है, पहला सही है, फोर्थ सही है, दूसरा तीसरा गलत है, ठीक है। कौन सा करेक्ट कोड होगा, वो होगा आपका सी वाला, 1 और 4 ओनली, केवल 1 और 4। देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसमें जो रेवोल्यूशनरी एक्टिविज्म है, ठीक है, जो रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज थी, क्रांतिकारी गतिविधि, उसको लेके सवाल पूछा जा रहा है। तो पहली चीज ध्यान है कि स्वदेशी आंदोलन जब खत्म हुआ उसके बाद भी क्रांतिकारी गतिविधि बढ़ी थी, और जब नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट असहयोग आंदोलन खत्म हुआ तब भी बढ़ी। जब भी कोई बड़ा आंदोलन खत्म होता था, एकदम अचानक से खत्म हो जाता था, उसके बाद में जितनी भी क्रांतिकारी गतिविधि है वो बढ़ जाती थी। दूसरी चीज क्या बोली जा रही है कि प्रभावी नेतृत्व का अभाव, ये भी बिल्कुल सही है, क्योंकि था क्या, जब आप समझिए स्वदेशी मूवमेंट खत्म हुआ तब जितने भी आपके एक्सट्रीमिस्ट वाले नेता थे, लाला लाजपत राय, इन सब लोग को लाला लाजपत राय हो गए, आपके तिलक हो गए, अरविंदो घोष, ये सब लोग पॉलिटिक्स से पीछे हट गए, तिलक को तो जेल भेज दिया गया। जब असहयोग आंदोलन खत्म हुआ उसके बाद भी जितने भी आपकी लीडरशिप थी उनको जेल भेज दिया गया था। तो इसी वजह से जब नेतृत्व नहीं था तभी ये गतिविधि बढ़ जाती थी। तो पहला भी सही है, दूसरा भी सही है। अब लेकिन एक बार क्वेश्चन जो है आपको जरूर पढ़ना चाहिए, इसमें बोला जा रहा है निम्नलिखित 20वीं शताब्दी की शुरुआत में क्रांतिकारी सक्रियता के उद्भव के कारक नहीं थे, कौन से कारक नहीं थे। तो पहला भी है, दूसरा भी है आपका रीजन, तो सही वाला कौन सा है ना, इनमें से कोई भी नहीं, ठीक है, क्योंकि बोला जा रहा है कौन सा कारण नहीं था, दोनों कारण, कौन सा नहीं था, तो डी वाला हो जाएगा, ना तो एक और ना ही दो। आगे देखते हैं क्या बोला जा रहा है। इसमें खुदीराम बोस को लेकर कुछ स्टेटमेंट पूछी गई हैं, वो देखनी है। बोस इज नोन टू बी द यंगेस्ट मार्टियर टू बी हैंग्ड, बोस को फांसी दिए जाने वाले सबसे कम उम्र के शहीद होने के लिए जाना जाता है। देखिए खुदीराम बोस की बात हो रही है। अब इन लोग की एक चीज समझ लीजिए, 1908 में खुदीराम बोस ने, एक और इनके साथ में साथी थे प्रफुल्ल चक्की, ठीक है, प्रफुल्ल चक्की और खुदीराम बोस, इन्होंने मुजफ्फरपुर में, मुजफ्फरपुर कहाँ पे आता है, बिहार में आता है, वहां पे एक जज जा रहे थे, तो इन्होंने जो जज का अभी समझिए व्हीकल था उसके ऊपर बम फेंका था, ठीक है, जज के ऊपर, लेकिन उसमें जो जज थे वो घायल नहीं हुए। फिर क्या, जब बम फेंका है तो पुलिस भी पकड़ेगी, उस समय पे जो प्रफुल्ल चक्की थे उन्होंने तो अपने आप को गोली मार ली, जैसे ही देखा कि पकड़े जाएंगे, और खुदीराम बोस जो है वो भाग निकले, पुलिस ने इनको पकड़ा और फिर इनको फांसी की सजा दी, ठीक है। ये चीज इनकी कहानी ध्यान रखिए, सबसे कम उम्र के शहीद होने वाले। दूसरा स्टेटमेंट क्या, मतलब पहला जो है आपका सही है, बोस ने जज किंग्सफोर्ड को ले जाने वाली गाड़ी पर बम फेंका, ये भी सही है, जो जज है जज का नाम क्या था, किंग्सफोर्ड, ठीक है, किंग्सफोर्ड जज का, ये भी सही है आपका। फिर क्या बोला जा रहा है, बोस इज अक्यूज्ड इन अलीपुर कॉन्स्पिरेसी केस, ये गलत है, अभी मैंने आपको बताया कौन सी कॉन्स्पिरेसी थी, मुजफ्फरपुर कॉन्स्पिरेसी, ठीक है, मुजफ्फरपुर कॉन्स्पिरेसी, ध्यान रखिए कौन सी कॉन्स्पिरेसी, मुजफ्फरपुर कॉन्स्पिरेसी। तो पहला वाला और दूसरे वाला ही आपका सही है, तो कौन सा करेक्ट ऑप्शन है, वो है डी, 1 और 2 ओनली, ठीक है। आगे देखते हैं, इसमें से बोला जा रहा है कौन सा जो है वो सही मैच नहीं है, कौन सा सही मैच नहीं है। देखिए अभी प्रफुल्ल चक्की के मैंने बारे में आपको बताया, ये किसके साथ जुड़े हुए हैं, ये जुड़े हुए हैं आपके मुजफ्फरपुर कॉन्स्पिरेसी केस, ठीक है, मुजफ्फरपुर जो षड्यंत्र का मामला था, प्रफुल्ल चक्की और जो आपके खुदीराम बोस, बताया ना, खुदीराम बोस के जो साथी थे वो कौन थे, प्रफुल्ल चक्की। तो पहला जो है वो तो आपका गलत हो जाता है, ठीक है, पहली स्टेटमेंट जो है वो तो आपकी गलत है। फिर दूसरी क्या बोली जा रही है, जो आपके औरबिंदो घोष हैं, ठीक है, औरबिंदो घोष, और ये आपके इसमें बोला जा रहा है दिल्ली कॉन्स्पिरेसी केस के साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, ये आपकी कौन सी कॉन्स्पिरेसी के साथ जुड़े हुए थे, ये जुड़े हैं आपके अलीपुर कॉन्स्पिरेसी, ठीक है, अलीपुर कॉन्स्पिरेसी के साथ में जुड़े औरबिंदो घोष, अलीपुर षड्यंत्र केस, याद करते जाइए, तो पहला भी गलत दूसरा भी गलत, ठीक है। तीसरा बोला जा रहा है रश बिहारी बोस, ठीक है, रश बिहारी बोस, ये बोला जा रहा है आपका किसके साथ में, मुजफ्फरपुर, ये वाला भी गलत है, क्योंकि रश बिहारी बोस कौन सी इनकी कॉन्स्पिरेसी थी, वो थी दिल्ली वाली। जब वाइसरॉय 1912 में, वाइसरॉय का नाम था हार्डिंग, वो जब दिल्ली आ रहे थे, नई दिल्ली तब नया कैपिटल बना था, तब इन लोगों ने क्या करा था, रश बिहारी बोस, सचिन सलियान ने उनके ऊपर बम फेंका, ठीक है, तो दिल्ली के नाम से फेमस है। और फिर जो आपका मुजफ्फर अहमद है वो है कानपुर कॉन्स्पिरेसी केस, ये बिल्कुल सही, मुजफ्फर अहमद है वो है कानपुर षड्यंत्र केस के लिए, ठीक है। तो कौन सा सही है, सिर्फ फोर्थ वाला सही है, करेक्ट हो जाएगा आपका। इसमें बोला ये जा रहा था कौन सा सही मैच नहीं है, हाँ, कौन सा सही मैच नहीं है, तो पहला भी मैच नहीं है, दूसरा भी नहीं है, तीसरा भी सही नहीं है। करेक्ट आंसर आपका कौन सा हो गया, ए वाला, 1, 2 एंड 3, ध्यान रखिए। तो यही थे आपके क्वेश्चंस इस वीडियो के, ठीक है, आगे सीरीज को फॉलो करते रहिए, पूरे 500 क्वेश्चन करेंगे, पूरा अच्छे से सिलेबस जो है आपका कवर हो जाए। तभी तो मॉडर्न हिस्ट्री क्वेश्चन चल रहे हैं,
अच्छे से आपका सारा फैक्ट कंसेप्ट जो है क्लियर होता जा रहा है, क्योंकि एक क्वेश्चन में ना 3-4 स्टेटमेंट दे रखी हैं, तो एक क्वेश्चन में आपकी 2-3 स्टेटमेंट की सब कुछ आपस में कवर होती जाए। यहीं पे मैं वीडियो भी खत्म करता हूँ। नमस्कार।